मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। पहला क्वेश्चन भी बनता है और पहला यहां पर इस विषय में पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि पहला क्वेश्चन बनेगा, समझना भी है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका विषय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे नेक्स्ट भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3 है जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 ये मौलिक अधिकारों के विषय में बताता है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों के विषय में बताता है और संविधान में इसका जो वर्णन है भाग 3 में। ध्यान से सुनिए, संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हर एक अनुच्छेद में कौन से मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। पहला क्वेश्चन हम लोगों को सीधा सीधा मिल गया था। पहला क्वेश्चन हम लोगों को याद भी रखना है कि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, भाग 3 में है और अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, यह संविधान में इनका वर्णन जो है भाग 3 में 12 से 35 तक किया गया है। आगे चलते हैं यहाँ से। एक और इंपॉर्टेंट चीज है मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ये याद रखना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार इस विषय में क्वेश्चन बनते, तो दोनों में से कॉमन चीज याद रखना है हमको यहाँ से कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात जो है ये है आर्टिकल 352। याद रखना है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में दिया गया है। ध्यान से सुनिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ये क्लियर है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात कब, आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 352 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। बहुत आराम से हम देखेंगे चीज़ों को ताकि हम एक ही क्लास में सारे चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके समझ सके और चीज़ों को याद रख सकते हैं। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 से 35 है और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रीय आपातकाल इसकी चर्चा, इसका वर्णन किस में है, 352 में। ये भी याद रखना है, आर्टिकल 352 में। तो इसके दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को यहां पर स्थगित किया जा सकता है। आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार से रिलेटेड याद रखना है, पहले मौलिक अधिकार जो मूल संविधान बना था, मूल संविधान जब बना था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7 मौलिक अधिकार के बाद 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखिए 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो कि अनुच्छेद 31 एवं एक और है 19 का, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ध्यान से सुनिए, मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ तो इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। ठीक है, और इसे ले जाकर कहां पर जोड़ दिया, इसे ले जाकर जोड़ दिया 300A, इसके अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। क्यों हटाया गया है इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा और आप एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा यहाँ से। तो मौलिक अधिकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, आर्टिकल 12 से 35 है, भाग 3 में दिया हुआ है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा गया है। ठीक है, भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा गया है और भाग 3 को ही अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है
और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या बनता है कि हमको यहाँ पर एक और चीज़ पता चलती है कि आपातकाल का विषय, तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो 352 में, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ, इसमें से संपत्ति के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 31 और 19 का जो था, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, जिसे 300A में इसके अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यहाँ से हम आगे चलते और मौलिक अधिकारों के कुछ विषयों को और यहाँ से आगे से अच्छे से देखते हैं। पहला यहाँ पर देखते हैं समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता के अधिकार की बात की है। याद रखना है 14 से 18 तक। अब अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो पहला यहाँ पर हम पढ़ेंगे 6 जो मौलिक अधिकार है हमारे, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहला लिया है समता या समानता का अधिकार 14 से 18। तो 14 से 18 जितने भी अधिकार है ये हम लोगों को याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा समता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं और 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, अनुच्छेद 14 याद रखिएगा, विधि के समक्ष, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 ये समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू भी करेगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, इसका अर्थ क्या है, जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। यहाँ पर राज्य का मीनिंग देश होगा, संविधान में राज्य का मीनिंग देश होगा, ठीक है। और कहीं पर स्पेशल राज्यों की बात होती है, क्योंकि जो भारत है वो एक पूरा राज्यों का संघ है, तो यहाँ पर राज्य की बात होगी। लेकिन देखिए राज्य लिखा हुआ है, लेकिन राज्य का मतलब यहाँ पर देश से बात हो रही है। तो अनुच्छेद 14 क्या है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उनको एक साथ लागू करेगा। तो हम पढ़ रहे समता या समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक। अब देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 हमने देख लिया। अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसका मीनिंग क्या होगा कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 आर्टिकल हमारे कंप्लीट होते हैं। पहला समता का अधिकार है, समानता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं और उसमें 14 से 18 तक प्रावधान है, मतलब समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। हम लोग शुरू से कंप्लीट कर रहे चीज़ों को। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, लेकिन हर एक अनुच्छेद में समता का अधिकार है हमारे पास, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अलग अलग आर्टिकल बनाकर रखे हुए, अलग अलग आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है उस पर हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं समता का अधिकार, और समता के अधिकार 14 से 18 तक है। 14 में क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब कानून के समक्ष समानता, और इसका अर्थ क्लियरली यह निकल रहा है कि यह किसी राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान रूप से लागू करेगा। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये यहाँ पर टॉपिक आप याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो एक चीज आप यहां पर याद रखिएगा कि जो आरक्षण वाला केस है वो अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता याद रखिएगा, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अर्थ समझिए कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद क्या है,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, मतलब इन्हें कुछ छूट दी जा सकती है। ये आरक्षण से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनता है कि आरक्षण से रिलेटेड कौन सा है, तो अनुच्छेद 16। सीधा सीधा समझिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कि किसी को ऊपर उठाना है, किसी वर्ग विशेष को ऊपर उठाना है जो पिछड़ा हुआ है या बाकी चीज़ों से, तो उसे उठाने के लिए यहाँ पर आर्टिकल 16 दिया हुआ है, तो राज्य इसकी व्यवस्था कर सकता है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। याद रखना है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जो अस्पृश्यता होती थी, छुआछूत, उसे अब अपराध घोषित कर दिया गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में आता है, तो वो आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 यहाँ पर हम देखते हैं, अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का अंत का मीनिंग क्या है? सेना या विधा संबंधित, सेना या विधा संबंधित मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जो दी जाती है, तो सेना और विधा संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो यह है अनुच्छेद 18। फिर से फटाफट रिवाइज कीजिए, हम पढ़ रहे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंदर मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन हमें अभी जो है 44वां संविधान संशोधन जो है उसमें 6 मौलिक अधिकार बचे हुए, और हमें 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने पहला लिया हुआ है समता या समानता का अधिकार। मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे समता का अधिकार, दूसरा जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो पहला है समता या समानता का अधिकार, इसमें है जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहले हम लोगों ने पढ़ा समता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, और इसकी सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर भाग 3 जो है, भाग 3 ये याद रखना है, भाग 3 को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। पहले की क्लास में हमने पढ़ा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया है, ठीक है, और अनुच्छेद 19 का को भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। आज यहाँ पर हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, और इसके पहले की क्लास में जो हमने पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 क्या बताता है? अनुच्छेद 19 में मूल संविधान जो बना था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल याद रखना है अनुच्छेद 19F, अनुच्छेद 19F याद रखना है, अनुच्छेद 19F जो कि संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ट्रिक भी मैंने यहाँ पर लिखी है, एक ट्रिक में आप लोगों को पूरी तरीके की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 में दी है वो याद हो जाएगी, कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात थी, लेकिन संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें आर्टिकल 19F जो कि संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। मतलब कि अब हमारे पास बची 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 19A क्या बोलता है? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A जो है बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B देखिए, सभा की स्वतंत्रता। सभा की स्वतंत्रता मतलब कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19C देखिए, संघ लिखा हुआ है, एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, बोझ संघ आया गया बस व्यापार। बोझ संघ आया गया व्यापार, यहां से आप समझिएगा, चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। संघ मतलब कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D क्या बोलता है? पूरे देश में, पूरे भारत देश में कहीं पर भी आप आ जा सकते हैं, ये बताता है आर्टिकल 19D। 19E यहां पर बस लिखा हुआ है, मतलब पूरे देश में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है 19E। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा हमें दिए गए, हमारे जीने के लिए मौलिक अधिकार, ठीक है। व्यापार लिखा हुआ है 19G, तो कोई भी व्यापार करना
मतलब कि कोई भी व्यापार करके हम हमारी जीविका को चला सकते हैं। याद रखना है, ये सारे स्वतंत्रता के अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 19F जो कि संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया और 300 ए में लेकर चले गए उसको, ठीक है। और यहाँ पर 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है, ये हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G। एक शॉर्ट ट्रिक है, बोझ संघ आया गया बस व्यापार, मतलब कि बा मतलब ये हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता, ये मतलब सभा की स्वतंत्रता, संघ मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता, आया गया मतलब पूरे देश में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, बस मतलब पूरे देश में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, और व्यापार मतलब कि कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता पूरे देश के अंदर हमारी जीविका चलाने के लिए। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई। इसके पहले जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते, फटाफट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन देखिए दोस्तों, एक बार मेहनत कीजिए, याद कीजिए और हमेशा याद रखिए, ताकि कोई भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम लोग से बन सके। क्वेश्चन पूछेगा संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में कौन से अनुच्छेद में, मतलब उसके अंदर कौन से पार्ट में है, तो 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19D में पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता है, 19E जो है पूरे देश में बसने की स्वतंत्रता है। आप ट्रिक याद रखिएगा, बोझ संघ आया गया बस व्यापार, बोझ संघ आया गया व्यापार, तो सारी चीजें आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 और उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है वो आप लोगों को याद हो जाएगा। फटाफट से हम इसके पहले के आर्टिकल को रिवाइज करते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मीनिंग ये हुआ, आरक्षण का जो मैटर होता है वो इसी के अंदर होता है। अनुच्छेद 17 जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में दिया है उपाधियों का अंत, मतलब कि किसी भी प्रकार की उपाधियां ग्रहण नहीं की जाएगी। और इसके अंदर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत याद रखिएगा, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा जो परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, वीर चक्र, जो भी पुरस्कार होते हैं वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए होते हैं। हमने अभी पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 19 पढ़ा है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता था, लेकिन इसमें अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और उसे अनुच्छेद 300A में लेकर चले गए, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 देखते हैं यहाँ से, अनुच्छेद 20 देखते हैं यहाँ पर हम। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली स्वतंत्रता है कि एक गुनाह के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरा इसमें यह प्रावधान है कि अगर जिस समय उसे सजा मिली है उसके बाद या उसके पहले, मतलब कि जिस समय जो कानून के हिसाब से उसे सजा मिली है उसे आखिरी तक उसी सजा पर रहना है। मतलब अगर बाद में कोई नया कानून बनता है तो उस कानून के तहत उसे कोई भी सजा ऐसी नहीं मिलेगी। तीसरी स्वतंत्रता यह दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, खुद के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहली स्वतंत्रता यह है कि उसे एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। दूसरा, जिस समय उसे सजा हुई है उस समय उसी कानून के हिसाब से उसे सजा होगी। बाद में या पहले कोई नए कानून बनेगा तो उसके तहत उसे सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी स्वतंत्रता यह है कि उसे खुद के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता। आगे चलते हैं हम यहाँ पर अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति, इसका मतलब क्या है ये समझे, किसी भी व्यक्ति, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और उसमें भी 3 स्वतंत्रता दी गई है उसको। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। समझिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो पर्यावरण संरक्षण होता है, ठीक है, या सरकार का दायित्व बनेगा यहां से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, इसे समझिए तो सारा ये जो अनुच्छेद 21 है ये समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। तो स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ये भी सरकार का दायित्व है, क्योंकि ये सारी चीजें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में आती है। तो अनुच्छेद 21 है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को, 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा, 6 से 14 आयु वर्ष के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, याद रखिएगा, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 देखा हमने। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसके द्वारा प्रत्येक राज्य की ये जिम्मेदारी बनेगी कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा यहाँ से दी जाएगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और एक और चीज़ याद रखना है कि ये जो है अनुच्छेद 21 का जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आगे चलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। याद रखिएगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। जैसे कि कुछ चीजें यहां पर हम समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार से हिरासत में लिया जाता है, तो उसे भी कुछ स्वतंत्रता प्रदान है। हिरासत में लेने का कारण उसे बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी या न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 22 बताता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण जो है वो ये आर्टिकल 22 में बताया जाता है। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, और उसे उसके गिरफ्तार होने का कारण, हिरासत में लेने का कारण उसे बताना होगा, और उसे अपने पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यहाँ पर दी गई है। आज हमने पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर क्या पढ़ा, और सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। इसके पहले की क्लास में अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उसे एक समान रूप से लागू करेगा। अनुच्छेद 15, जो अनुच्छेद 15 हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा है, उसको भी रिवाइज कीजिएगा। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद यहाँ पर भेदभाव नहीं, यहाँ पर विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 की बात, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत एक प्रकार का अपराध है। अनुच्छेद 18 मतलब उपाधियों का अंत। देश, भारत सरकार जो उपाधि देगी वही ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप दूसरी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। से किसी को भी उपाधि लेने के लिए देश से, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण ये जो दिए जाते हैं, ये भी इसी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे, तो स्वतंत्रता का अधिकार, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसमें 19F संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। 19F संपत्ति का जो अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। जब अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, संविधान संशोधन 44वां जो हुआ 1978, उसके साथ साथ
हटा दिया गया है। 19F को संपत्ति का अधिकार उसे 300A में रख दिया गया है। तो अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता में 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्वक बिना शांति भंग किए, ठीक है, शांतिपूर्वक बिना शांति भंग किए एकत्रित और बिना हथियार के एकत्रित होने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। 19C जो बोलता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, अनुच्छेद 19 में A, B, C, D, E, F हटा दिया है और G ये बचे हमारे पास। F हटा दिया है, G बचे, तो इतने याद रखना है। A में बोलने की स्वतंत्रता है, B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हो, E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, और जी में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको 19A में रखा है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, इसमें भी कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, वो भी आप लोगों को याद रखना है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। जिस समय उसे सजा सुनाई जा रही है उस समय जो कानून है उसी के अंतर्गत उसे सजा सुनाई जाएगी। नए कानून बनने पर या पहले या बाद में कोई कानून बनेगा तो उसके अंतर्गत उसे सजा नहीं सुनाई जा सकेगी, मतलब बाद में उसकी सजा नहीं बढ़ाई जा सकेगी। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने का इसमें प्रावधान दिया है कि वो गवाही नहीं दे सकता। अनुच्छेद 21 हमने देखा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि सरकार का एक कर्तव्य बनेगा कि वो अपने नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण पर्यावरण भी उपलब्ध कराए, तो ये भी इसमें याद रखना है। अनुच्छेद 21 का में हमने देखा 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 22 में हमने देखा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है, और इसके लिए भी कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। मतलब अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो उसे उसका कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय में प्रवेश करवाना होगा, मतलब न्यायालय में उपस्थित कराना होगा, और उसे अपने पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता भी यहाँ पर दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके पहले की सीरीज में हम लोग कंप्लीट करते आ रहे हैं। हमने समता का अधिकार या समानता का अधिकार, सेकंड हमने कंप्लीट किया स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंदर अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। इसके पहले जो हमने कंप्लीट किया समता या समानता का अधिकार, उसके अंदर हमने अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल याद रखना है 23 और 24। 23 और 24 नंबर का जो अनुच्छेद है यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार हमारी लगातार सीरीज स्टार्ट है और एक एक आर्टिकल को, एक एक अनुच्छेद को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं अनुच्छेद 23 देखिए यहाँ पर, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। याद रखना है, इसकी सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, जो संविधान की भाषा है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। अनुच्छेद 23 है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका मीनिंग क्या है? इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, मतलब व्यक्ति की खरीद बिक्री, समझिएगा, व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी मतलब बिना वेतन के पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का मीनिंग यह हुआ, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो आर्टिकल 23 याद रखना है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मीनिंग क्या है? बलात् श्रम मतलब कि जबरदस्ती श्रम, बेरोजगारी पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, याद रखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में याद रखिएगा, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
और बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का मीनिंग ये हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 हम पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 जो हमने देखा, इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य कोई भी जबरदस्ती काम, उनका श्रम उनसे नहीं लिया जा सकता है, और जिसका उल्लंघन अगर होता है तो विधि के अनुसार, कानून के अनुसार ये दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसका मीनिंग 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं नियुक्त किया जा सकता। खतरनाक कामों का मीनिंग यह हुआ कि कारखाने जैसे पटाखा फैक्ट्री वगैरह होते हैं, ऐसे काम जिसमें कि उसकी जान को खतरा हो, ऐसे कामों में उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 से याद रखना है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो दोस्तों ये है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर हम देखने वाले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 25 में क्या दिया है, अनुच्छेद 26 में क्या दिया है, अनुच्छेद 27 में क्या दिया है, अनुच्छेद 28 में क्या दिया है, ये याद रखना है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म के प्रति क्या स्वतंत्रता मिलती है, इसका अधिकार है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 25। देखिए अंतःकरण की, अनुच्छेद 25 में क्या दिया है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया अनुच्छेद 25 में। यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या बताता है, अनुच्छेद 25 क्या बताता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, यहाँ पर लिखा हुआ अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 हमको देता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25। आगे चलते हैं यहाँ पर, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यहां पर देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मीनिंग क्या हुआ, व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उसका पोषण, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार रखता है। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, मतलब कि व्यक्ति अपने धर्म के लिए किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण करना, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 26 याद रखिएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन देता है, अनुच्छेद 26। फिर से समझिए, इसमें क्या होता है, सामूहिक धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है वो मिलती है, इसी के तहत यज्ञ हवन अनुमति मिलती है। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, इसी के तहत यज्ञ हवन और बाकी सारी भी अनुमति यहाँ पर हमको मिलती है। तो अनुच्छेद 26 याद रखना है, हम हमारे धार्मिक कार्यों को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे यज्ञ हुआ, हवन हुआ, नमाज पढ़ना हुआ, ये सारी अनुमति हमको कौन देता है, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 याद रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, सारे अनुच्छेद को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करवाऊंगा मैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों, सुनिएगा, धार्मिक कार्य के लिए जो रखा धन, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, अनुच्छेद 27 बोलता है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, धार्मिक कार्यों पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा या नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगेगा या नहीं लगाया जा सकता। आप लिख सकते हो, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये भी सुनिए, बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर कीजिएगा, राज्य ऐसे
व्यक्ति को मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। और मैंने बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिख दिया कि धार्मिक कार्यों पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक कार्यों पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा, और ना ही राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। तो ये है आर्टिकल 27। इसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल अनुच्छेद 28। हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 25 से 28। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 देखिए, अनुच्छेद 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में, मतलब कि जो राज्य की शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें भी किसी धार्मिक शिक्षा, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान से सीखिए, ध्यान से समझिए। डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि सरकारी धन से चल रही संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इतना याद रख सकते हैं। सरकारी धन से चल रही संस्थान, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 28, जो भी संस्था जो है सरकारी संस्था जो सरकारी धन से चल रही हो, मतलब सरकारी संस्था है तो सरकारी धन से चलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह है आर्टिकल 28। फिर से समझिए, हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25। इसमें देखिए एक छोटा सा उदाहरण आर्टिकल 25 में कि जो सरदार लोग होते हैं उनको जो कड़ा वगैरह और तलवार वगैरह रखने की जो छूट होती है वो धर्म की स्वतंत्रता होती है, धार्मिक स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 25 में। ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, पूरा रिवाइज कीजिए 25, 26, 27, 28, और इसी क्लास में याद कीजिए अनुच्छेद 25 अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसके तहत सिक्कों को, मैं आपको पहले रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिक्कों को कृपाण या तलवार जिसको बोलते हैं, और मुस्लिमों को दाढ़ी रखना और हिंदुओं को टीका लगाना, ये इनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी छूट देता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसी के तहत यज्ञ, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है, जो हम एकत्रित होकर यज्ञ हवन वगैरह करते हैं और नमाज वगैरह जो पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इसमें ये सारी चीजें आती है। अनुच्छेद 26 से बताता है, उसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है। अनुच्छेद 27 इसमें धार्मिक कार्य के लिए जो रखा धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 की बात हो रही है सरकारी धन से जो संस्था चल रही है इस पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान से सुनिए, हम पढ़ रहे धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 मतलब अंतःकरण की चर्चा है। अंतःकरण की चर्चा है, ध्यान से सुनिए, अंतःकरण की चर्चा है। इसी के अंदर हिंदुओं को टीका लगाना, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता, और सिख लोग जो है इनको तलवार वगैरह रखने इसकी स्वतंत्रता दी जाती है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की चर्चा है। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके बाद 27 में धार्मिक कार्य जो रहेंगे, धार्मिक कार्य उसके लिए जो धन रखा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के लिए जो धन संपदा रहेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आर्टिकल 28 सरकारी संस्थाएं जो सरकार के धन पर चलेगी उस पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह है आर्टिकल 28। आई होप दोस्तों सारी चीजें क्लियर है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम देखने वाले संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 29 तक है। हर एक अनुच्छेद को बारीकी से समझना है, बहुत सरल बनाकर इसको हमको समझना है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि है 29 से 30, सिर्फ 29 और 30।
दो अनुच्छेद है जिसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसे भारतीय संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। और इसके पहले के अनुच्छेद आप जरूर चेक कीजिए। स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण क्या होगा? इसका मीनिंग कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण का मीनिंग बहुत अच्छे से समझिए। इसमें अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाती है और इसमें यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति और इसके आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्था या किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। तो यहां पर यह याद रखना है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण करना है। उनकी भाषा, उनकी जाति, उनके धर्म, उनकी संस्कृति के आधार पर उन्हें किसी भी सरकारी या शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। अनुच्छेद 30 याद रखना है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उन्हें प्रशासन करने और उनके खुद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। इसका मीनिंग कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो होगा अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं करेगी। यह भी याद रखना है कि अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी शैक्षणिक संस्था है उसको चला सकता है, खोल सकता है, चला सकता है। सरकार इन्हें अनुदान भी देगी, इसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो आर्टिकल 13 यहां पर कंप्लीट होता है। संख्यकों का शिक्षा संरक्षण, ये भी याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण या शिक्षण संरक्षण याद रख सकते हो। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति है। अल्पसंख्यक का मीनिंग ये है कि एक होता है बहुसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक। मतलब कि किसी एरिया में किसी जाति वर्ग विशेष के लोगों की संख्या ज़्यादा है और किसी जाति वर्ग विशेष की संख्या कम है। तो अल्पसंख्यक जो है वो किसी बहुसंख्यक के बीच में अगर शिक्षा लेने में किसी प्रकार का झिझक या संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक जो है अपनी पसंद की संस्था खोल सकता है और सरकार उन्हें दान भी देगी। इसमें यह भी चर्चा की गई है, सरकार उन्हें दान भी देगी। तो यह है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। बहुत ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी या शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके बारे में चर्चा की गई है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान भी देगी। मतलब उसे चलाने के लिए उसे पैसा भी सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तो फिर से समझिए, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में, ऐसा भी याद रख सकते हो, यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में कोई संकोच कर रहा है तो वो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था भी खोल सकता है और सरकार उसे इस विषय में अनुदान भी देगी। तो यह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। अनुच्छेद 31 देखिए, अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था। ठीक है, अनुच्छेद 31 जिसमें पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो कि मूल अधिकार था। और 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, इतना याद रखना है, अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की बात की गई थी और मूल अधिकार था, लेकिन इसे मूल अधिकार से हटाकर इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया है जो कि 300 कम है। ठीक है, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा? तो अनुच्छेद 31 को 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन
जो कि 1978 में हुआ, ठीक है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। अनुच्छेद 31, ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 31, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी जो कि मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ तो इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसे कानूनी अधिकार बनाने के बाद अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, ठीक है, पैतृक संपत्ति की बात। और ध्यान से सुनिए कि अनुच्छेद 19F, या जिसको 19F को 19(6) भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है। यहां पर जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा है और उसमें अर्जित संपत्ति की चर्चा है। अर्जित संपत्ति किसमें? अनुच्छेद 19F में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, और जबकि 31 में जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा है, ठीक है। मूल अधिकार को ध्यान से सुनिएगा, मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता। बात हो रही मूल अधिकार की। मूल अधिकार को हमसे जनता या सरकार कोई भी नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, ठीक है। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। दोनों में अंतर है। मूल अधिकार को हमसे, मतलब हमसे मूल अधिकार को सरकार भी नहीं छीन सकती, ना कोई जनता भी नहीं छीन सकती, लेकिन जो कानूनी अधिकार है उसको जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार हमसे छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया, और ये जो संपत्ति वाला अधिकार था ना, इसे किसमें ट्रांसफर कर दिया? कानूनी अधिकार में, जो कि 300 का के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 31 बहुत ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की बात की गई थी, अनुच्छेद 19F में अर्जित संपत्ति की बात की है, और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F ये दोनों पहले मूल अधिकार में आते थे, लेकिन इन्हें कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत, और इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, यह भी याद रखना है। अनुच्छेद 32 को इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 क्या है? यह समझिए कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार, यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 32 में उल्लेख है कि जो मूल अधिकार है उसको वास्तविक तौर पर मूल अधिकार बनाने वाला जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। ध्यान से सुनिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की जो हनन, इसके मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट यहां से अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर डायरेक्ट कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इस पर 5 तरीके की याचिका या समादेश या रिट जारी कर सकती है। तो 5 रिट क्या है वो यहां पर मैंने लिख दी। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ध्यान से देखिए कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला जो मूल अधिकार है वो है अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है यहां से, तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर डायरेक्ट न्यायालय जा सकता है, और मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है, व्यक्ति के मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है, रक्षा करता है, वो भी न्यायालय करती है। यह याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय जो व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करेगी वो है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें न्यायालय द्वारा इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है परमादेश, चौथा है उत्प्रेषण और अधिकार प्रशा। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक करके हम सारी डिटेल देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रतिषेध क्या है, परमादेश क्या है, उत्प्रेषण क्या है और अधिकार प्रशा क्या है। तो ये याद रखना है, अनुच्छेद 32 जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार पे हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, वो है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। मैंने यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, इस शॉर्ट ट्रिक को देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रशा। ये याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रशा लेख या अधिकार प्रशा डायरेक्ट लिखा है। एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, पति परमेश्वर उसका अधिकार मतलब प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेषण अधिकार प्रशा क्या है, इसको हम एक एक करके यहाँ से देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को
भीमराव अंबेडकर द्वारा क्वेश्चन समझिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अब हमको यहां पर देखना है जो रिट है, 5 प्रकार की रिट है, इसके बारे में देखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रतिषेध क्या है, परमादेश क्या है, उत्प्रेषण क्या है और अधिकार प्रशा क्या है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहले यहां पर देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है, याद रखिएगा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। रिट मतलब आदेश जो कोर्ट द्वारा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है, ध्यान से देखिएगा, बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे या उसको न्यायालय में ले जाकर उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी जानकारी वहां पर दे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आया होगा। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को अगर किसी प्रकार से किसी थाने में अगर बंदी बनाया गया किसी व्यक्ति को और उसके अधिकारों का हनन हो रहा है किसी प्रकार से, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा, आदेश जारी करेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये उस अधिकारी को आदेश देता है कि आप उसको 24 घंटे में, उस व्यक्ति को 24 घंटे में सशरीर मतलब कि सही सलामत 24 घंटे में न्यायालय में उसको प्रस्तुत करें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखना है। अनुच्छेद 32 हम पढ़ रहे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। इसका सेकेंड रिट है प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध इसका सेकेंड रिट है। तो सेकेंड रिट प्रतिषेध क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है, ठीक है, ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन कर कर फैसला सुना चुकी रहती है, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं कि हम अगर हमारा यहाँ पर अगर कोई काम नहीं हुआ तो हम उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे, फिर देन उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। तो प्रतिषेध क्या है, ये ऊपरी न्यायालय द्वारा उसके नीचे वाले न्यायालय जो है उस पर आदेश जारी करती है अगर उसने कोई फैसला सुना दिया है या कोई फैसला गलत सुना दिया है, ठीक है, या उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और वो फैसला सुना चुकी हो, प्रतिषेध है। आगे हम देखते हैं इसमें परमादेश, उसके बाद उत्प्रेषण, उसके बाद अधिकार प्रशा। तो अब हम देखेंगे परमादेश देखिए, परमादेश इसके अंदर क्या कंडीशन है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जा सकता है। और आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा ये रिट जारी किया जाता है। तो परमादेश के लिए इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। हम आदेश देते का मीनिंग कि ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है क्योंकि ये रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद अगला है हमारा उत्प्रेषण को ध्यान से समझिए। उत्प्रेषण का मीनिंग क्या होगा, उत्प्रेषण मतलब यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिषेध जो है और उत्प्रेषण जो है ये दोनों समान है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध ध्यान से देखिएगा, इसको और अच्छे समझ सकते हैं। इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है, चूंकि हम अगर पुलिस द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे नजदीकी न्यायालय लेकर जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय में लेकर जाएगा। तो उत्प्रेषण क्या कहता है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्यायालय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, मतलब ऊपर साइड उसको भेजे। और इसके अंदर लास्ट है अधिकार प्रशा। तो अधिकार प्रशा में क्या कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार प्रशा आता है, उसे रोकने के लिए अधिकार प्रशा लगाया जाता है। ध्यान से देखिए, पूरे हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमने देखा परमादेश, हमने देखा अधिकार प्रशा, हमने देखा प्रतिषेध, हमने देखा उत्प्रेषण। तो यहाँ पर बहुत सही चीजें दी हुई है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सिर्फ जो 20 और 21 है, हमारा 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को कुछ नहीं किया जाता। इसके अलावा जितने अधिकार है सारे अधिकार हटा दिए जाते हैं, स्थिति ऐसी बनती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात है, ये भी याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा 20 और 21 हमारे मौलिक अधिकार है,
इसको छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की चीज़ें।